और मेरे भाई बहनों, आप लोगों का मैं स्वागत करते हुए अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं ईवीएस की क्लास को आज स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें वन लाइनर के प्रश्नोत्तरी को कराऊंगी मैं। और यह सबसे ऊपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे ऊपर है कर्णम मल्लेश्वरी। और सीटेट की परीक्षाओं में कर्णम मल्लेश्वरी से प्रश्न बनता ही है। तो सबसे पहले हम कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में जान लेते हैं कि कर्णम मल्लेश्वरी कौन थी और वो कहाँ की रहने वाली थी। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक भारोत्तोलक है। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल या 29 मेडल जीते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और यह एक भारोत्तोलक है और इसके 130 किलोग्राम का वजन उठाती हैं। ऐसे प्रश्न बनता है कि कर्णम मल्लेश्वरी कितने किलो तक का भार उठा लेती हैं। तो 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं। और ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। इनके पिताजी का व्यवसाय पुलिस में हवलदार के पद पे थे। और उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित, अर्थात उत्तराखंड में पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ है। जीके जीएस जैसे ईवीएस में पूछा जा सकता है, सोशियोलॉजी में भी पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न बनता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। और देख लेते हैं मधुबनी। मधुबनी एक प्रकार की पेंटिंग है और ये पेंटिंग कहाँ की है उसको जानते हैं। देखिए, मधुबनी ऐसे ही बनाई जाती है, इसका चित्र भी बना हुआ है। और ये मधुबनी बिहार की सबसे फेमस चित्र है। और यह कोई भी बिहार में कोई भी त्योहार आता है तो वो अपने दीवारों पे लोग मधुबनी पेंटिंग करवाते हैं। मधुबनी की पेंटिंग ऐसे ही बनाई जाती है। तो बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। मधुबनी पेंटिंग कैसे पड़ी है कि बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। करें कि त्योहार हो चाहे कोई भी खुशी का माहौल हो, तो उनके दीवारों पे और आंगन की दीवारों में एक खास प्रकार की चित्र बनाई जाती है। वो खास प्रकार के चित्र क्या है, ये मधुबनी पेंटिंग। और ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। अर्थात मधुबनी का जो पेंटिंग किया जाता है वो चावल को पीस के और उसमें पीसे हुए चावल के घोल में, अर्थात चावल को पीस कर उसमें ही रंग मिलाकर फिर वो पेंटिंग उसी चावल से कलर किए हुए चावल से ही बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। करें कि ऐसा भी प्रश्न पूछते हैं कि मधुबनी पेंटिंग को बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है। उस ऑप्शन में दिया रहेगा नील, हल्दी, फूल या कोई और कलर दिया रहेगा। तो इसमें नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ों के जो नेचुरल कलर होते हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता है इसमें। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। जैसा कि ऊपर के चित्र में देख पा रहे हैं। करें कि इसमें इस प्रकार की, इसमें तो मछली वगैरह नहीं बना हुआ, लेकिन इस मधुबनी पेंटिंग में इन चित्रों में इंसान बनाए जाते हैं। देख पा रहे हैं कि इंसान बने हुए हैं। वैसे इंसान बनाए जाते हैं, जानवर बनाए जाते हैं, पेड़ बनाए जाते हैं, फूल बनाए जाते हैं, पंछी बनाए जाते हैं और मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। पूछ देता है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पे अत्यधिक बनाई जाती है, तो ये ऑप्शन ये याद रखिएगा आप लोग कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है।
वैसे ही केरल में केले की फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। अर्थात केरल में पूछा जाता है कि केले के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो केले के फूलों की सब्जी केरल में बनाई जाती है। इसे आप याद रखिए। महाराष्ट्र में सहजन, सहजन जो लंबी लंबी लकड़ी की नुमा रहता है वही सहजन है। सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। उनके जो पेड़ में जो फूल लगते हैं उन फूलों से पकौड़े बनाए जाते हैं। और गुलदाउदी जिनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े को रंगा जाता है। करें गुलदाउदी जिनिया से, ये गुलदाउदी और जिनिया नामक फूल हैं, इनसे रंग भी बनाए जाते हैं। और जो रंग बनाए जाते हैं उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है, कपड़ों को कलरफुल किया जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। पूछा जाता है ये कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जिला जहाँ पे इत्र बनाई जाती हैं, तो कन्नौज जिला है जहाँ पे इत्र बनाया जाता है। ये इत्र के लिए मशहूर है, इत्र के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश में कन्नौज के जिले में गुलाब जल से केवड़ा तैयार किया जाता है। अब आगे देखिए, मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। अर्थात मिट्टी में जो गोबर मिला देते हैं तो उसमें कीड़ा नहीं। राजस्थान में, जैसा कि मैं पीछे मैं बता चुकी हूँ कि राजस्थान में मिट्टी के घरों का निर्माण किया जाता है। तो वहाँ जब मिट्टी के घरों में घरों की लिपाई की जाती है तो उस मिट्टी में गोबर को मिलाकर फिर लिपाई की जाती है, जिससे कीड़ा नहीं लगता है। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती है। अर्थात नीम और कीकर की लकड़ियों में कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए उनके जो फ्रेम बनाए जाते हैं, जैसे उनका फर्नीचर जो बनाया जाता है, उनसे घर में लगने वाले चौखट इत्यादि जो लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है, अगर वो नीम की लकड़ी का प्रयोग किया जाए, कीकर की लकड़ी का प्रयोग किया जाए तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। और सोहना गांव पूछा जाता है, सोहना गांव कहाँ पे है, तो सोहना गांव हरियाणा में है। सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते गुड़गांव मिलता है। कह रहे हैं कि आप प्रश्न बनता है कि सोहना से दिल्ली जाते समय बीच में कौन सी सिटी पड़ती है, तो वो गुड़गांव मिलता है, गुड़गांव सिटी पड़ती है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लेना। अर्थात पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। पानी को उबाल लेना, उबाल के छान लो, फिर इसके बाद उस पानी को पी लो। सबसे शुद्ध पानी वही माना जाता है। बेलवनिका गांव कर्नाटक में, बेलवनिका गांव कहाँ पे है, तो बेलवनिका गांव कर्नाटक में पाया जाता है। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। ऐसा भी प्रश्न बनता है कि किस महीने में प्याज को उगाने का काम किया जाएगा, जुलाई के महीने में। तो खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है। खूंटी अर्थात खुरपी, जैसे हम लोग गांव में खुरपी बोलते हैं, जिससे मिट्टी को दबी हुई मिट्टी को उभारा जाता है। एक प्रकार का यंत्र है, वैसे यंत्र है, उसी यंत्र का नाम इसमें खूंटी बोल रहा है कि खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम करना का मतलब उस मिट्टी को इसे खोदना, उसको ऊपर करना था, उसको वही यहाँ पे नरम करना बोला जा रहा है। और कर्नाटक में हल को कुरगे कहा जाता है। कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कर्नाटक में हल को कुरगे कहा जाता है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, तो जिन्हें खरपतवार कहते हैं। ऐसे प्रश्न बनेगा कि कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें खरपतवार कहते हैं। ऑप्शन में रहेगा घास कहते हैं कि पेड़ कहते हैं कि पौधे कहते हैं कि खरपतवार कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर राइट होगा, खरपतवार कहते हैं। आगे देखते हैं।
दोस्तों, ये मैं मानती हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नोत्तरी ऑनलाइन है, प्रश्नोत्तरी आपको पेपर में बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो इसको देखना न भूलिए। ये वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं क्लास 4 के एनसीईआरटी पूरा एनसीईआरटी क्लास 4 के बेस को सॉल्व करा रही हूँ, तो इसको देखिए। मैं पहले 3rd का कराई, 4th का कराई, 5 का कराऊंगी, सब कराऊंगी, तो आप इसको देखते रहिए। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। करें, खरपतवार को खेतों से निकाल देना चाहिए, इनको उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, नहीं तो जो हम खेतों में खाद और पानी डालते हैं वो सब खरपतवार ही खींच लेते हैं और हमारे जो बीज बोए रहते हैं, जो पौधे उगाए रहते हैं, उनको नहीं मिल पाता है। तो इनको खेतों से निकाल फेंकना चाहिए। अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह जमीन के अंदर ही सड़ जाएगी। अर्थात करें कि प्याज को अगर उनकी जब समय हो जाती है तो उनको नहीं खोदा जाए तो वह जमीन में ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। देखिए, कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। ऐसा प्रश्न बनता है कि कर्नाटक में हसिया को क्या कहा जाता है, तो कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। गीजूभाई बधेका। गीजूभाई गुजरात में रहते थे और वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। गीजूभाई बधेका ये गुजरात में रहते थे और यह बच्चों से ही संबंधित किस्से और कहानियाँ, पत्र, स्टोरी को बनाया करते थे। आ जाइए, अब चिड़िया के बारे में लेसन है उसमें, तो इसमें कलचिड़ी इंडियन रोबिन। कलचिड़ी इंडियन रोबिन नामक पक्षी है और ये कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। अर्थात यह जो घोंसला बनाती है कलचिड़ी रोबिन, जो अपना घोंसला अपने घर को बनाती है, तो कलचिड़ी घोंसले में यह पौधों की नाजुक, अर्थात पौधों की और नाजुक पतली टहनी को तोड़ के लाती है, उनकी जड़ों को खींच कर लाती है, ऊन लाती है, बाल लाती है, रुई लाती है, सब इकट्ठा करके वो अपने घर का निर्माण करती है। तो ऐसा प्रश्न बनता है कि इंडियन रोबिन चिड़िया अपने घोंसलों में क्या क्या इस्तेमाल करती है? टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई, ये सब इस्तेमाल करती है। इसका आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, ये फिगर भी बना हुआ है इंडियन रोबिन का। और अगला है, कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। इसकी विशेषता बता रहा है कि कलचिड़ी कैसी देखने में होती है,